नमस्कार। On behalf of 41 UP Battalion NCC Bulandshahr and DPBS PG College Anupshahr, and my own behalf, I Lieutenant Yashwendra Kumar welcome all of you in this webinar on राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अवलोकन। To start this webinar with the blessing of God, Almighty God, I request Dr. Lakshman ji, Head Department of Sanskrit, please chant some slok of Rigved and start this webinar. Dr. Lakshman ji. नमस्कार आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय प्राचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर को भी नमस्कार एवं अन्य अन्य स्थानों से जुड़े हुए शिक्षाविदों को मेरा नमस्कार। छात्र जो कैडेट्स हैं महाविद्यालय के और विभिन्न विद्यालयों के, उनको भी मेरा नमस्कार। हमारी परंपरा रही है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करने की। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र विद्यालय में पहुंचते ही प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं, उसी का एक अंश या उसी क्रम को स्वीकृत किया गया है हमारी शिक्षा पद्धति में। आइए मंगलाचरण के द्वारा इस वेबिनार की सफलता की कामना हम लोग करते हैं। ओ हिरण्यगर्भ समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयेणाम्। ॐ शांति शांति शांति। इस वेबिनार के अंदर उपस्थित हमारे विभिन्न कैडेट्स, आप एनसीसी के कैडेट्स हो, एकता और अनुशासन आपका ध्येय वाक्य है। और भारत जैसे विशाल देश जिसमें अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं हैं, देश के अंतर्गत धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अन्य अन्य वेश के आधार पर, खान पान के आधार पर, उस देश के अंतर्गत हमारे जो आने वाले कल के जिम्मेदार हैं, छात्रों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जागरूक होना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे भविष्य का निर्माण करने के लिए जो एक शिक्षा नीति विभिन्न शिक्षाविदों ने विभिन्न पक्षों से, विभिन्न हितधारकों से चर्चा विचार करके हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। 21वीं सदी में पहली शिक्षा नीति, उस शिक्षा नीति का क्या प्रभाव हमारे ऊपर होने वाला है, आने वाले समय में कौन कौन से परिवर्तन उस शिक्षा नीति के द्वारा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले हैं, उन सभी पर चर्चा करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम और आप शिक्षक और छात्र दो ऐसे तत्व हैं जो सीधे जुड़े होते हैं शिक्षा प्रक्रिया से। क्योंकि छात्रों को दृष्टिगत रखते ही फिर पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाएगा, छात्र को दृष्टिगत रखते ही अध्यापक भी अपने अध्यापन की प्रवृत्तियों में परिवर्तन करेंगे। वे सब चीजें बाद में होंगी, लेकिन इस शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या बातें बतलाई गई हैं और किस प्रकार के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन होने वाले हैं, इन सब के विषय में हमारा जानना, जागरूक होना और उस जागरूक होकर के उसको जानते हुए अपनाना, व्यवहार में लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मैं केवल थोड़ा सा ही कहते हुए और आपसे यही अपील आदरणीय डॉक्टर यशवेंद्र सर के माध्यम से करना चाहूंगा कि आप एक बार इस शिक्षा नीति का अवलोकन अवश्य करें, इसको पढ़ें अवश्य। जिस शिक्षा नीति का हमारे आने वाले भविष्य में हमारे ऊपर अत्यंत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि यह शिक्षा नीति 21वीं सदी में पहली बार
आई शिक्षा नीति है। और इस शिक्षा नीति का जब मैंने अध्ययन किया है तो पाया है कि स्वतंत्र भारत के अंतर्गत भारतीयता के विचारों से ओतप्रोत यह शिक्षा नीति है और हमको उस ओर ले जाती है जिस समय में हम अपने भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे और भारत के ज्ञान के वैभव की चारों ओर ख्याति फैली हुई थी। तो अतः मेरे प्यारे कैडेट्स, एक दो अपने संस्कृत का अध्येता रहा हूं तो संस्कृत के माध्यम से ही हम दोनों, एक मंत्र आता है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम दोनों, हम और आप, शिक्षक और छात्र दोनों साथ साथ इस शिक्षा नीति का अध्ययन करेंगे और इस का अध्ययन करके जो भी इसके अंदर अच्छाइयां हैं, हमारे देश, राष्ट्र और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो जो तत्व हैं, उन तत्वों का अवलोकन करते हुए उनको जीवन में अपनाते हुए और जो जो कुछ संशोधनों की, सुधारों की अपेक्षा है, उन सुधारों को ध्यान में रखते हुए हम आगे निश्चित रूप से अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने में कामयाब होंगे। ऐसी मेरा चिंतन है और ऐसी कामना है और हम अपने भविष्य को शिक्षा नीति के माध्यम से सुदृढ़ बनाने में कामयाब होंगे। इसकी जो मूल कड़ी होगी, सबसे मजबूत स्तंभ होगा, प्रिय छात्रों, वह आप ही होंगे। क्योंकि आने वाला समय रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन होने वाले हैं, अब तक रोजगार की दशाएं जो थी वे सब परिवर्तित होने वाली हैं। उन सब को देखते हुए हमें तैयार होना है, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है और आगे आने वाले समय में जो भी संकट, जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं आए, उन सब से पार पाते हुए अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है। और अंत में केवल, क्योंकि अभी हमारे जो चिंतन है वह देश, राज्य और जिला इत्यादि में विभाजित होता है, लेकिन जब मैं उस शिक्षा नीति के माध्यम से प्राचीन काल की उस काल की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं, तो वहां पर जब हमारे उन ऋषियों का, उन महर्षियों का चिंतन आप देखेंगे तो उनका केवल खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए चिंतन नहीं था। उनका जो चिंतन था वह सभी के लिए था। सभी से तात्पर्य वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश, स्थान इत्यादि पर निवास करने वाला हो। प्रिय छात्रों, आज आप देखते होंगे विभिन्न पेटेंट और कॉपीराइट्स की बात की जाती है, लेकिन वे मेरे महर्षि जो ऋषि थे, उनका जो चिंतन था, उन्होंने कभी भी इस प्रकार का चिंतन नहीं किया कि इस पर मैं अपना पेटेंट करा लूं या इस पर मैं अपना कॉपीराइट करा लूं। क्योंकि विश्व का प्रथम जो लिखित साहित्य प्रदान किया ऋग्वेद, जिसके ज्ञान के माध्यम से आज भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मानव आज भी अपने कल्याण का मार्ग उस ऋग्वेद से खोजता है, अन्वेषित करता है। उस प्रकार के अनेकों ग्रंथ, वेद हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे उपनिषद ग्रंथ हैं, चाहे आरण्यक हैं, चाहे पुराण हैं, इत्यादि अनेकों प्रकार की रचनाएं, और इस प्रकार की रचनाएं जो आज भी हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे ऋषियों ने बिना किसी कॉपीराइट के और अनेकों प्रकार की औषधियां बिना किसी पेटेंट्स के हमको उपलब्ध कराई। तो उनका जो चिंतन था, वह चिंतन केवल किस प्रकार का था कि वे यही चाहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और एक कथन और कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आगे हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्राचार्य जी का उद्बोधन होना है, जिनके निर्देशन में हम सब काम करते रहते हैं। कि चिंतन हो तो समस्त संसार के और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हो। इसलिए हमारे जो ऋषि हैं वे कहते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है, यह इसका, इस प्रकार की जो गिनती की जाती है, इस प्रकार की जो काउंटिंग की जाती है, वह तो लघु हृदय वाले जो लोग होते हैं, तुच्छ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वे किया करते हैं। परंतु जो उदार हृदय, उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम, उदार हृदय वाले जो लोग होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं, उनका तो पूरा संसार ही, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ, और आप निश्चित ही
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसका अवलोकन करोगे और अवलोकन करके जीवन में आगे बढ़ोगे और निश्चित ही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके जीवन में लाभदायक होगी। आप इससे लाभान्वित होकर के समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने का कार्य करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए पुनः पुनः मंगल कामनाएं। आपके आने वाले भविष्य में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए डॉक्टर यजवेंद्र कुमार जी को पुनः पुनः नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मण सिंह for a beautiful comparison between ancient education and modern education. With agreement of you, I just want to add one thing, that the circumstances are different between ancient and modern. So both education system are right on their own time era. Once again, thanks for such beautiful demonstration. Now, not taking much more time, I want to invite Dr. UK Jha, Principal DPBS PG College, with the word of Dr. Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam, our former president, said, and I quote, that don't all have same opportunity, don't all have same talent, but it is our duty to give opportunity to all to improve, to enhance their talent. So with this hope that you all get a equal opportunity to enhance your knowledge, which will be provided by Dr. UK Jha, Principal DPBS PG College Anup Sir. I would like to invite Dr. UK Jha. Dr. UK Jha sir. सबसे पहले मैं महाविद्यालय की एनसीसी इकाई द्वारा आयोजित इस वेबिनार में सभी शिक्षकों, एनसीसी के पदाधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में वही महत्व है जो मानव शरीर में आँख का है। आँख क्या है? आँख हमें दिशा दिखाती है। उसी प्रकार मनुष्य के सामाजिक जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अंतर्निहित क्षमताएं हैं और उसका विकास तभी हो सकता है जबकि हम अपने आप को शिक्षित करें और दूसरों को भी शिक्षित करें। हमारे देश के जो दार्शनिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने एक बार कहा था कि एजुकेशन is not built by men and women. Education is not built by men and women. It is built by their character and quality. अर्थात केवल शिक्षा का निर्माण वैसे नहीं होता है, इसका निर्माण गुणवान और चरित्रवान व्यक्तियों से मिलकर के होता है। तो इसका जो उद्देश्य है, एक कंप्लीट मैन, संपूर्ण मानव का विकास करना। और हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी ये कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य है शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास करना। हम लोग जिस शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि उसका जो उद्भव आधुनिक काल में हुआ वो अंग्रेजों के समय से हुआ, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है। अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीयों का भला करना था। उसका उद्देश्य था कि एक ऐसे वर्ग को तैयार करना जो कि अंग्रेजों को उनके साम्राज्य को चलाने में मदद कर सके, क्योंकि उनको मैन पावर की भी आवश्यकता थी।
तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा भारतीय बने जो शक्ल सूरत से तो भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच अंग्रेजों जैसी हो और अंग्रेजों का एक प्रकार से मानसिक दास बनकर वो कार्य करे और उनको साम्राज्य चलाने में मदद करे। इसी उद्देश्य से ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। जब देश आजाद हुआ तो इस पर काफी चिंतन हुआ और निश्चित रूप से इस बात की कोशिश की गई, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले कोठारी कमीशन द्वारा 60 के दशक में इस पर चिंतन किया गया, कई सुझाव दिए गए, उसको लागू भी किया गया। लेकिन फिर भी ये देखा गया हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इसका जो वास्तविक उद्देश्य है ये छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, उसमें वो जो अपेक्षाएं थी उसके अनुकूल नहीं खड़ी हो पा रही थी। जब श्री राजीव गांधी प्रधान, उन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन किया। परंपरागत शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को थोड़ा महत्व दिया गया। कंप्यूटर एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, पहले से भी था, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन यह देखा गया कि इसके बावजूद जो हम ग्रेजुएट्स पैदा कर रहे हैं बड़ी संख्या में, वो डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें उस कौशल का विकास नहीं हो पा रहा है जिससे उनकी अपेक्षा है। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबल। यानी आपने डिग्री ले ली, इंजीनियरिंग की, ग्रेजुएशन की, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन भी लिखने कहा जाता है तो उसमें विद्यार्थी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। तो ये लगा कि एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ बहुत ही कमियां हैं। दूसरी बात यह है कि नैतिक मूल्यों का ह्रास। पहले आप जानते होंगे कि प्राचीन काल में जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो एक विद्यार्थी पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पित होता था, लेकिन आधुनिक शिक्षा में ये देखा गया कि उसमें ह्रास हुआ है, जो सम्मान की भावना। और ये केवल एक तरफा नहीं था, दूसरी तरफ भी था। बहुत से शिक्षक भी ऐसे थे जो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं रहे हैं या ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचा गया कि हम क्यों न इस व्यवस्था में कोई ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन करें जिससे कि जो हमारा शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है, ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसे नागरिक का विकास करना जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए उपयोगी हो। तो जरूरी नहीं है हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई आईपीएस नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना और एक पदाधिकारी बनना, इन दोनों में अंतर है। अगर कोई अच्छा इंसान है, किसी भी रूप में आय अर्जित कर सकता है। आप देखें बहुत से ग्रेजुएट्स हैं, नौकरी नहीं मिलती, दूसरों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, कैसे भी अर्निंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, गुरुओं की कद्र नहीं करते हैं, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में एक तो सबसे बड़ी बात है कि नैतिक मूल्यों के विकास पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। इसके अलावा यह भी महसूस किया गया कि इसमें एक लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन से मेरा ये मतलब है कि बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं, आधी जिंदगी पढ़ाई में बीत जाती है और उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलती तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, गलत कदम उठाते हैं। तो ये सोचा गया कि बच्चों में एक ऐसे शुरू से ही उनमें जिस प्रकार का टैलेंट है, मैंने पहले ही कहा आपसे, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा कलाकार आर्टिस्ट बन सकता है, अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, अच्छा लिंग्विस्ट बन सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था विकसित करना जिसमें अर्ली स्टेज में ही बच्चे में क्या क्वालिटीज हैं उसकी पहचान हो सके। और इसीलिए ये सोचा गया कि छठी क्लास से जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि जो 10+2+3 सिस्टम चला आ रहा है अब तक, उसमें एक मौलिक परिवर्तन की बात की गई है। और ये कहा गया है कि पहला जो 5 वर्ष होगा बच्चे का,
जिसमें से 3 वर्ष प्री प्राइमरी स्टेज, स्कूल में आने से पहले का स्टेज आप कह सकते हैं, जिसमें प्ले स्कूल वगैरह आजकल कई लोग चलाते हैं, और उसके बाद क्लास 1 क्लास 2, जिसमें बच्चे को अपनी मातृभाषा में जो जीवन की जो नैतिक शिक्षा है या भाषा का ज्ञान है या जो आधारभूत ज्ञान जिसके बदौलत वो आगे चल करके इसकी अच्छी नींव तैयार अगर उनकी हो जाएगी तो आगे चल करके अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। तो अब जो उद्देश्य है कि ये जो हमारा पहला स्टेज है उस पर बच्चे को इस तरह से तैयार करना कि उसको जो बेसिक चीज है, आधारभूत ज्ञान है, उसमें उसको वो ठीक ढंग से विकसित करे। और हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने ही एक बार ये बात कही थी कि बच्चे का जितना समय अंग्रेजी भाषा सीखने में जाता है, अगर उसको मातृभाषा में दैनिक जीवन की उपयोगी जानकारी दी जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चा जल्दी उसको सीखेगा, जल्दी उसको ग्रहण करेगा। तो नई शिक्षा नीति में एक विशेष बात यह है कि उसमें ये कहा गया है कि जो पहला स्टेज होगा उसमें जो भी मातृभाषा है, जो भी स्थानीय भाषा है, बस उसको ये देखना है कि बच्चे को खुल करके ये पहचान हो सके कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, या उसके गार्जियंस इस बात को पहचान सके कि बच्चे में क्या है, और एक अच्छे संस्कार विकसित करना, क्योंकि अच्छा संस्कार जो होता है वो बचपन से ही विकसित होता है। उसके बाद 3 साल यानी क्लास 3, 4, 5 उसका दूसरा स्टेज होगा, जिसमें उसको उसके जानकारी का लेवल, जानकारी का ज्ञान का स्तर बढ़ाया जाएगा। फिर 3 साल 6ठे, 7वीं, 8वीं, ये एक स्टेज, मिडिल स्टेज आप कह सकते हैं, जो स्कूल एजुकेशन का ये मध्यम स्तर होगा। और उसके बाद ये कहा जाता है कि क्लास 9 से ही बच्चे को अपना स्ट्रीम चुनने का, जैसे आप लोग अब ग्रेजुएशन के कई बार बच्चे हाई स्कूल कर लेते हैं, फिर सोचते हैं साइंस साइड से पढ़ूं, आर्ट साइड से पढ़ूं, लेकिन नई शिक्षा नीति में यह प्रस्तावित है कि जो बच्चा अगर चाहेगा तो क्लास 9 से ही अपना स्ट्रीम चुन सकता है, जिससे कि आप उन चीजों में विशेषज्ञता हासिल कर सकें जो जिसके गुण है आप में, जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी है, और आगे चल करके आप एक प्रशिक्षित मानव संसाधन के रूप में तैयार होकर समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सकें। तो इस प्रकार से आप देखें कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें कई बातें हैं, भाषा का भी है, जो पाठ्यक्रम का स्तर है, लेवल है, उसमें भी है, और शुरू से ही आपको थोड़ा बहुत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में, जैसे आजकल कंप्यूटर है, आप देखिए कंप्यूटर का ज्ञान अगर जिसके पास है, उसको ऑन ऑफ करने आता है, इंटरनेट चलाने आता है, तो कितने सारे कार्य आप घर बैठे इंटरनेट पे हर विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बच्चे को ये ज्ञान है, अगर किसी कारण से उसको कोई बुक नहीं मिल पा रही है, खास करके जो ग्रामीण इलाके में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ ये समस्या काफी गंभीर रही है कि बुक्स नहीं मिलती, कहते हैं सर हमारे पास किताब नहीं है, लाइब्रेरी से दिलवा दो, लाइब्रेरी में सबको मिल नहीं पाता। Due to network problem, okay, due to connection problem, we lost connection with Dr. UK Jha within कुछ कमियां भी होती है, आपने अभी देखा ऑनलाइन व्यवस्था में ये कमी है, कभी कभी बीच में डिसरप्ट हो जाता है कनेक्शन, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि समस्याएं हैं तो हम इसके निराकरण के बारे में सोच सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सोच भी रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को बनाया जाए। लेकिन
निश्चित रूप से जब हमें लगता है कि किसी व्यवस्था में कोई कमी है तो हमें उसके परिवर्तन के बारे में, सुधार के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। तो मैं जो आपको बता रहा था स्कूल एजुकेशन के बारे में, और खास करके जो उसका चौथा स्टेज है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा इस स्टेज में अपने स्ट्रीम को, जो आर्ट साइड से पढ़ना चाहता है, साइंस साइड से पढ़ना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, वो सेलेक्ट कर सकता है। उसका फायदा ये होगा कि 12th करने के बाद भी अगर वो चाहे कोई जॉब प्राप्त करना, ठीक है बहुत हायर लेवल का जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन वो जॉब मार्केट में अपनी एंट्री कर सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। अगर वो उच्च शिक्षा में आता है, उच्च शिक्षा में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। सबसे बड़ी बात यह है, पहले क्या होता था, आज भी हमारे पास एक दो केस आया था कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया, उसके बाद पता चला कि उसका किसी चीज में सिलेक्शन हो गया, वो कहता है कि सर हम तो छोड़ देंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बच्चे ने फर्स्ट ईयर कर लिया और उसके बाद उसका किसी अन्य सेवा में चयन हो गया, तो उसका ये 1 साल बेकार जाता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चे का कोई साल बेकार नहीं जाएगा। जैसे आपने 1 साल किया, पाठ्यक्रम पूरा कर लिया फर्स्ट ईयर का, और किसी कारणवश आपको छोड़ना पड़ा, चाहे आप बीमार पड़ गए या आपको कोई नया जॉब मिल गया या कोई भी कारण हो, तो आपको उस 1 वर्ष का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि जो इनकम्प्लीट डिग्रीज होती हैं वो नहीं इशू की जाती थी, केवल ये था साहब एडमिशन लिया हमने छोड़ दिया, लेकिन अब आपको बकायदा प्रमाण पत्र मिलेगा उसका। अगर आपने 2 वर्ष पाठ्यक्रम पूरा करके छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके अलावा एक और परिवर्तन किया गया है कि बच्चे पहले ग्रेजुएशन के बाद जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, फिर एमफिल करते थे, तब पीएचडी में एंट्री होती थी, बहुत लंबा समय इसमें व्यतीत होता था। अब ये सुधार किया गया है कि अगर ये 4 वर्षीय स्नातक प्रणाली में आप सम्मिलित होते हैं तो चौथे वर्ष की डिग्री लेने के बाद आप सीधे शोध में अपना प्रवेश ले सकते हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आपको जो इतना लंबा वेट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। जो नई शिक्षा नीति में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि डिग्री लेवल पर आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 साल पढ़ के छोड़ना चाहते हैं या 2 वर्ष पढ़ के छोड़ना चाहते हैं या 3 वर्ष पढ़ के छोड़ना चाहते हैं, या आगे आपका एम है शोध करना, लेक्चरर बनना। तो इसमें बहुत लचीलापन रखा गया है। इसमें एमफिल का जो पाठ्यक्रम था उसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि एमफिल एक जो चीजें पढ़ाई जाती थी वो अब जो आपका 4th ईयर होगा ग्रेजुएशन का, उसी में आपको शोध के संबंध में, शोध पद्धतियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट पीएचडी में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, एक ऐसे मानव संसाधन को तैयार करना जो पूर्णतः गुणवत्तापूर्ण हो। आप सभी जानते हैं कि ये जो भूमंडलीकरण का युग है, इसने कई चुनौतियां भी खड़ी की है, लेकिन कई नए अवसर भी पैदा किए हैं। पहले गिने चुने लोग विदेश जाते थे, अब आप देखें धड़ल्ले से कोई भी जा सकता है, किसी को भी पढ़ने का मौका मिलता है, नौकरी करने का मौका मिलता है। कहने का ये मेरा मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहीं भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि उसके मानदंडों के, मानकों के अनुरूप आप प्रशिक्षित हों, आपको उस तरह की ट्रेनिंग हो, आपको उस तरह का कौशल हो। तो ये जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसका उद्देश्य है कि हम अपने मैन पावर को, मानव संसाधन को इस तरह से तैयार करें कि ग्लोबल लेवल पर, पूरे वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं उसका वो सामना कर सके
और उसका लाभ उठा सकते। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है तो उसमें कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सर्वोत्तम होगा वही सरवाइव करेगा। आप अच्छे होंगे तभी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। तो ये चीज जो है, ये बच्चों में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति बढ़े, इसके लिए नई शिक्षा नीति में विशेष रूप से बल दिया गया है। इसके अलावा आप देखें, एक और समस्या से जो हम जूझ रहे हैं कि अक्सर कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में भी टीचर्स नहीं है, और ये कहा जाता है आप गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, पोस्ट खाली हैं, उस विषय की पढ़ाई प्रभावित होती है, या कम योग्य प्राध्यापकों को टेम्पोरली नियुक्त कर दिया जाता है जो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। तो इसके लिए एक मेंटरिंग प्रणाली के बारे में सोचा गया है, ये कॉन्सेप्ट है। ये मेंटरिंग क्या है? मेंटरिंग क्या है कि एक तरह से ये एक प्रशिक्षण की प्रणाली है जिसमें एक मेंटर होगा, एक मेंटी होगा। मेंटर में क्या है कि जो एक ट्रेनर का काम करेगा, एक प्रशिक्षक का काम करेगा, उसको गाइड आप कह सकते हैं, किसी को गाइड करना। तो उसमें ये सोचा गया है कि जो अच्छे संस्थान हैं, जैसे हम लोगों का नैक से एक्रेडिटेशन होता है, जिसको वो ऐसे संस्थानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं जो अमूल्यांकित हैं, जिनका कोई ग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो उससे वो लाभान्वित हो सकते हैं कि कैसे अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं। उसी प्रकार जो संस्थान का लीडर होता है, प्रिंसिपल होता है, या मैनेजमेंट में कोई प्रमुख आदमी है, वो अपने टीचर्स को प्रशिक्षित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि कैसे आप बच्चों के सर्वांगीण गुणों का विकास करें। इसमें ये नहीं है कि मेंटर केवल आपको विषय की जानकारी देगा, विषय की जानकारी तो विशेषज्ञ देते हैं, उसमें आपको जो भी उसके पास ज्ञान है, अगर विषय का भी ज्ञान है तो वो भी प्रदान करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए क्या अवसर हैं, आपका कैरियर किस क्षेत्र में बेहतर हो सकता है, किस तरह से अपने फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस को बनाए रखें, हर चीज के बारे में आपको दिशा निर्देशन वो कर सकता है। तो इसमें ये व्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट है, ये सोचा गया है कि जो संस्थान का नेतृत्व है वो अपने शिक्षकों को की मेंटरिंग कर सकता है, उनको ट्रेनिंग दे सकता है, उनको प्रशिक्षित कर सकता है। जो अध्यापक हैं वो अपने विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करेंगे। इसमें ये नहीं है कि आपके सब्जेक्ट टीचर ही वो होनी चाहिए, आप किसी भी टीचर से आपको लगता है कि ये टीचर हमें गाइड कर सकते हैं, हमारी क्वालिटीज को पहचान सकते हैं, हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी व्यवस्था है कि जो हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जैसे बीए थर्ड ईयर का कोई स्टूडेंट है और अच्छा विद्यार्थी है, तो वो अपने जूनियर्स को गाइड कर सकता है, उनकी मेंटरिंग कर सकता है, उनको बता सकता है कि भैया कैसे पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, या क्या क्या चीजों में तुम्हारे लिए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये जो एक मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसका उद्देश्य है कि एक तो अगर अध्यापकों की कमी भी है तो उसको काफी हद तक दूर किया जाए, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उसी से जहां तक संभव हो इसको दूर किया जाए। और दूसरा ये है कि बच्चों को केवल विषय का ही ज्ञान नहीं मिले, बल्कि उनका जो कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है उसमें भी उनको अवसर मिल सके। सबसे बड़ी बात आप देखें कि जो कोरोना संक्रमण जब से फैला है, हम लोग भी परेशान थे, पूरी दुनिया परेशान थी, और अब भी है, अब भी ये परेशानी दूर नहीं हुई है। आप जानते हैं कि इसने शिक्षा जगत के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, जो कि अब तक कभी इस तरह की समस्या नहीं आई थी किसी के सामने। क्योंकि ये अजीब तरह का जीवाणु है, या यूं कह लिए वायरस है या बैक्टीरिया जो भी है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, अभी तक कोई नहीं साइंटिफिकली एनालाइज कर पाया कि इसका निदान क्या है। और इस कारण से एक जगह भीड़ को जमा करना, या जिस तरह से हम परंपरागत तरीके से पढ़ते आए थे उस तरह से उसके चुनौती खड़ी हो गई। सभी को कहा गया कि आप लॉकडाउन में रहिए, अंदर रहिए,
तो आप कहेंगे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जिसके बारे में हम जानते तो थे, लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लागू किया जाए इसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं हुआ था। अब आप देखें कि सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने भी अपने कॉलेज के बहुत सारे हमारे टीचर्स ने लॉकडाउन की अवधि में काफी ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं। बच्चों को कैप्सूल्स जैसे लेक्चर रिकॉर्डिंग है उसको बच्चों को प्रोवाइड कराया है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन को एक विकल्प के रूप में रखा गया है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि केवल ऑनलाइन एजुकेशन ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में जो एक सामंजस्य करने की क्षमता विकसित होती है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की क्षमता विकसित होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, कोई गेम्स कंपटीशन होता है, वो चीज केवल घर बैठ करके केवल कंप्यूटर पर क्लास करके आप नहीं सीख सकते, ये जरूरी है। लेकिन हम दोनों सिस्टम को मिला करके, अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्देश आया है, उसमें भी ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम कर दीजिए। आप इस तरह से बच्चों को बुलाइए कि भाई कोई समस्या है तो आकर के पूछ जाओ, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन। कोई ऐसी प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें आके भाग ले लो। अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे आप देखें कि एक तो ये सबके लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क क्यों जरूरी है? क्योंकि ये माना जाता है कि इस वायरस का जो संक्रमण होता है, कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, वो नाक से या मुंह से या कभी कभी आंख से भी कहा जाता है कि इसकी एंट्री होती है। तो अगर आपका मेन इसमें मुंह और नाक का रोल है, अगर ये ढका हुआ है तो उससे थोड़ा सा खतरा आएगा। आप कभी भीड़ भाड़ में भी जाते हैं, कोई छींकता है तो उसका असर आपके ऊपर कम पड़ेगा। दूसरा ये है कि स्वच्छता पर ध्यान देना। आप अपने हाथों की सफाई करें, क्योंकि हम लोग हाथ से काम करते हैं, फिर नाक छूते हैं, आंख छूते हैं, उससे संक्रमित लोग हो रहे हैं। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। कहने का मेरा यहाँ अभिप्राय ये है कि जो नई चुनौतियां हैं उसका सामना करते हुए हम कैसे अपने शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम को जारी रखें, इस विषय में भी चिंतन किया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं, अरे साहब टीचर का तो रोल ही खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ ऑनलाइन होगा बच्चे तो इंटरनेट से देख के पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन जो आप पढ़ते हैं, आपके पास सूचनाएं होती हैं। आपको क्या पता कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है। बहुत सारे फेक न्यूज भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चीजें डालते हैं जो सही नहीं होता है। ये मार्गदर्शन टीचर ही कर सकता है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ये हमेशा ध्यान रखें कि दोनों में अंतर है। इंफॉर्मेशन तो सूचना है, कोई एक न्यूज आ गया वो सूचना है, लेकिन उसमें क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कंटेंट आपके लिए लाभदायक है, किसका आप ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये गाइडेंस आपको एक शिक्षक ही दे सकता है। और इसीलिए कोई भी ये ना सोचे कि अरे साहब नई गाइडलाइंस में टीचर्स का क्या रोल रहेगा। टीचर्स का रोल है फैसिलिटेट करना, यानी जो तकनीकी माध्यम है उसके बारे में आपको बताना कि भाई कैसे लाभ उठा सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो इसको कैसे दूर कर सकते हो। तो इस प्रकार से नई शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा के परंपरागत माध्यम हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हाँ, तौर तरीकों में बदलाव जरूर आएगा और आ रहा है। जैसे आप पहले बुक्स पे ज्यादा ध्यान देते थे, अब आप बुक्स के बदले जो प्रिंटेड बुक्स हैं उसके बदले ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को पढ़ सकते हैं। यानी ऑनलाइन बुक्स हैं उसको पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड कर लें और उसको एक्सेस करें। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज की जो चुनौतियां हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी सफल तभी हो सकता है जबकि सबसे पहले वो कंप्यूटर में अपने आप को प्रशिक्षित करे। इसके और भी कई लाभ हैं। आप देखिए, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, आपको दुकानदार के पास जाना पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, पैसे देते हैं। आप घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है।
कोई भी काम हो, रेलवे रिजर्वेशन कराना है, आपको कोई काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जबकि आपको मोबाइल का, इंटरनेट का, उसका क्या क्या ऐप्स हैं उससे संबंधित उसका पर्याप्त ज्ञान हो। तो नई शिक्षा नीति में इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है कि बच्चे को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वो एक गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सके, जो परिवार के लिए भी उपयोगी हो, समाज के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। और शिक्षा का उद्देश्य मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है उपयोगी बनना, एक अच्छा मानव बनना, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना। और उसके लिए सबसे पहली चीज है अनुशासन, डिसिप्लिन। आप जानते हैं कि एनसीसी में विशेष रूप से एकता और अनुशासन पर क्यों बल दिया जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि आप कितने भी उच्च पद पर पहुंच जाएं, लेकिन आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप नए युग की चुनौतियों के अनुकूल जो नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है, और इसमें देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को, ये नहीं है कि केवल हायर एजुकेशन, बल्कि निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जो परिवर्तन की बात की गई है, निश्चित रूप से उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन होगा जो हम सबके लिए लाभदायी होगा। तो आइए हम इस व्यवस्था से जुड़ें और अपनी जो दायित्व है एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, उन दायित्वों में जो परिवर्तन की अपेक्षा की गई है हमसे नई शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयत्न करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें सुना। और अगर कोई फीडबैक हो, किसी का कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में। Okay, thank you, sir, for your this knowledgeable, inspirable, and fruitful lecture. On behalf of all the participants, all NCC cadet, I thanks to you. If any cadet have any question, please send it into chat box. I can convey your message to our principal, sir.